नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में हमारी कोशिश होती है वो हर जानकारी आप तक पहुंचाने की जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। शो की शुरुआत करेंगे आपके काम की खबर से। होम लोन और ऑटो लोन पर आपकी ईएमआई का बोझ बढ़ना तय हो गया है। एचडीएफसी बैंक के बाद आज देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने भी बेस रेट बढ़ा दिए हैं और बेस रेट बढ़ने का सीधा मतलब ये है कि आपका जो कर्ज है वो अब महंगा होगा। महंगाई के इस दौर में आपके लिए एक और बुरी खबर है। तैयार रहिए अपने होम लोन या ऑटो लोन की ज्यादा ईएमआई चुकाने के लिए। एचडीएफसी बैंक के बाद एसबीआई ने भी कर्ज महंगा कर दिया है। एसबीआई ने बेस रेट में करीब 0.25% की बढ़ोतरी करके इसे 10% कर दिया है। कल ही एचडीएफसी बैंक ने भी अपना बेस रेट बढ़ाकर 10% किया है। बेस रेट वो रेट होता है जिसके नीचे बैंक आपको लोन नहीं दे सकते। एसबीआई का कहना है कि लागत में बढ़ोतरी के चलते बेस रेट बढ़ाया गया है। हम लोग को लास्ट जब बेस रेट हम हाइक किए थे उसके बाद रिपो रेट 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ चुके हैं, तो इसके चलते हमारे जो कॉस्ट ऑफ फंड्स पे जो असर होता है उसी के लिए हम लोग अभी 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए हैं। जितना कम हो सके उतना ही बढ़ाए हैं और बढ़ाने के बाद भी हम वन ऑफ द चीपेस्ट इन द मार्केट अभी के लिए एंड इन द इमीडिएट फ्यूचर, और हम लोग रेट बढ़ाने की चिंता नहीं कर रहे हैं। 0.25% बेस रेट बढ़ने का मतलब है ज्यादा ईएमआई। अब हम आपको बताते हैं कि आपकी जेब कितनी कटने वाली है। अगर आपने 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का लोन 10% के ब्याज पर लिया है तो आपकी ईएमआई थे 28,951 रुपए। लेकिन अगर कर्ज महंगा होकर 10.25% हो जाए तो आपको हर महीने अब चुकाने होंगे 29,500 रुपए, यानी हर महीने 500 रुपए का अतिरिक्त बोझ। 20 लाख के होम लोन लेने वालों पर भी 0.25% बढ़ोतरी का मतलब है करीब 350 रुपए का बोझ। इसी तरह आपका कार लोन भी बढ़ना तय है। पिछली क्रेडिट पॉलिसी में जब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया था तब से इस बात का डर बढ़ गया था कि कर्ज महंगा हो सकता है। बैंकों के मौजूदा बेस रेट पर नजर डालें तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का बेस रेट 10% है, जबकि पीएनबी, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना बेस रेट 10.25% पर रखा है। जाहिर है एसबीआई, एचडीएफसी बैंक की देखा देखी दूसरे बैंकों ने भी बेस रेट बढ़ाना शुरू कर दिया तो महंगाई के बोझ तले आम आदमी की जेब और कटनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोन तो महंगा हो गया है, लेकिन अब आपके पास इस बोझ को कम करने के लिए क्या विकल्प है, इसी पर करते हैं चर्चा। और मेरे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सुस्ती की। हेमंत, आपका स्वागत है। तो सीधे सीधे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कर्ज महंगा हो गया, ईएमआई का बोझ आपकी जेब पर जो है बढ़ गया है। इससे निपटने का रास्ता क्या है? क्या रीपेमेंट एक बेहतरीन विकल्प है या ओनली ऑप्शन अवेलेबल है? देखिए कविता, सबसे जाहिर सी बात है जब अगर ईएमआई आपकी बढ़ेगी तो पहले तो हमको ये समझना है कि हम ऐसे फेज में हैं जहां पे इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। तो एक तो इन्फ्लेशन की मार है आपके ऊपर, दूसरी आपकी जो ईएमआई बढ़ती है तो क्लियरली आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, यानी जो इनकम आपके पास आपके हाथ में रहती है या उससे आप इन्वेस्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं उसमें डेफिनेटली यहाँ पे कमी होगी। अब इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप देखें कि बिना अपनी किसी और इन्वेस्टमेंट को या कुछ और पैसे को टच किए क्या ऐसे कोई ऑप्शंस हैं, ऐसे विकल्प हैं हमारे पास जिससे हम अपनी ईएमआई का बोझ कम कर सके। तो थ्योरेटिकली 2-3 ऑप्शंस हैं। थ्योरेटिकली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि ये ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन आपको उससे कितना फायदा हो रहा है। ये डिपेंड करता है कि कितना आपका लोन का ईएमआई बढ़ा है और कितना आपके ऊपर वो इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे अगर आप एक एग्जिस्टिंग आपके पास अगर लोन है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप काफी बार हम देखते हैं कि बैंक जो है नए कस्टमर्स को रेट जो है कम चार्ज करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे लोन लें। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये कन्वर्जन करने का कि अपने आप बैंक के पास जाके बात करें कि देखिए भाई आप इस रेट पे दे रहे हैं, आप नेगोशिएट कीजिए। थोड़ा मुश्किल रहता है लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या है, आपको एक वन टाइम फीस देनी पड़ेगी जो करीब आधा से 1% हो सकती है। नेगोशिएट करने के लिए भी आपको वन टाइम फीस देनी पड़ेगी? जी हाँ, अगर आपको वो बैंक अलाउ करता है कन्वर्जन करने के लिए लोअर रेट पे तो आपको एक वन टाइम फीस देनी है। जैसा मैंने पहले कहा, आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी है। आपको देखना है कि मुझे कितना फर्क पड़ रहा है और ये जो कॉस्ट जो हम दे रहे हैं वन टाइम उससे वाकई में मुझे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये भी आप नहीं भूलिए कि इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है कि क्या आपने लोन अभी रिसेंट टाइम में लिया है या आपका लोन
पहले का है, क्योंकि शुरुआत में जो आपकी ईएमआई है उसका काफी बड़ा हिस्सा जो है वो इंटरेस्ट में जाता है। बिल्कुल। और जब जैसे जैसे वो टेन्योर पूरा कंप्लीट होता है वो रिवर्स हो जाता है सिचुएशन, तो आपको वो देखना है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपना लोन जो है स्विच आउट कर सकते हैं। देखिए, आरबीआई ने पिछले साल बैंकों को कहा था कि अगर कोई प्री पेमेंट करते हैं तो आपको उसमें कोई भी चार्जेस नहीं लेने हैं, तो आप एटलीस्ट वो आपको टेंशन नहीं है कि आपके जो एग्जिस्टिंग जो लेंडर है वो आपसे कोई चार्ज नहीं कर सकते उसमें। लेकिन जब आप नए लेंडर के पास जाएंगे तो वहां पे कुछ चार्जेस हैं आपके, जैसे वन टाइम प्रोसेसिंग फीस हो सकती है, वो 0.25% हो सकती है, कुछ और एक्सपेंसेस, मॉर्गेज चार्जेस या जो डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस हैं वो हो सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जैसा मैंने कहा, इसमें आप कोशिश कर रहे हैं कि बिना अपनी इन्वेस्टमेंट को टच किए किस तरीके से अपनी ईएमआई को आप कम कर सकें। तो ये दो ऑप्शन है आपके पास कम करने के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, अपनी जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए, देखिए कितना फर्क पड़ता है। अगर हम प्रीपेमेंट के ऑप्शन को ही यहाँ पर कंसिडर करें तो ये किस तरह से किया जा सकता है बिना आपकी चल रही इन्वेस्टमेंट्स को हाथ लगाए? देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करो या अपनी इन्वेस्टमेंट करो तो एक इमरजेंसी फंड बनाइए। इमरजेंसी फंड का मतलब यही होता है कि ऐसी कोई एक्सीजेंसी आ जाए तो ये आपके काम आएगी। और हम हमेशा बोलते हैं कि आपका जो इमरजेंसी फंड है वो करीब 6 महीने के आपके एक्सपेंसेस के बराबर होना चाहिए। तो अब मान लीजिए आपकी ईएमआई 1 या 2,000 से बढ़ गई या 500 रुपए से बढ़ गई और आपके पास बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है कहीं पे, तो ऐसे में जो आपका इमरजेंसी फंड होता है वो आपको काफी हद तक मदद करेगा। अगर मान लीजिए आपके 20,000 एक्सपेंसेस, आपने 1.25 लाख का अगर एक इमरजेंसी फंड बनाया है, अगर 1,000 रुपए से भी अगर आपकी जो ईएमआई बढ़ती है तो आपको मालूम है कि कम से कम 6, 7, 8, 9 साल तक आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने इमरजेंसी फंड बनाया तो डेफिनेटली उसको आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक लमसम पड़ा हो, अभी आप सोच रहे हैं, या आपने किसी लिक्विड फंड में डाल के रखा हो, आप सोच रहे हैं कि इसको इन्वेस्ट करें या ना करें। प्री पेमेंट करने से आप अपनी ईएमआई को काफी हद तक कम कर सकते हैं और यकीन मानिए उससे काफी बड़ा फर्क पड़ता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास। या तो आप देख लीजिए कि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो उसको यूज कीजिए, या ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट है जहां पे आपने कुछ गोल अभी असाइन नहीं किया है वो भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो की रीअलाइनिंग पर। अब ईएमआई का बोझ तो आपकी जेब पर बढ़ गया है, यानी आपका खर्च ज्यादा अब होने लगा है, तो ऐसे जाहिर तौर पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उस पे भी थोड़ा सा आपको रीशफल करने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि जब आपके पास कुछ कठिन समस्या हो इस तरह की कि आपको पैसा थोड़ा ज्यादा देना है, तो कोशिश कीजिए जहां तक हो सके अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को आप टच ना करें। उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि एसेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन, आप पूरा पैसा जो है एक एसेट क्लास में नहीं डाल रहे हैं। शायद ये समय अच्छा नहीं है कि आप इक्विटी से पैसा निकालें, तो अगर आपने ज्यादा पैसा इक्विटी में डाल दिया और आपको अगर पैसे की जरूरत है तो ये शायद सही समय नहीं हो। अगर आप कंटिन्यू करते रहे उसको, मान लीजिए 6 महीने के बाद मार्केट अगर नीचे आता है तो भी आपके लिए सही नहीं है। तो एक तो एसेट एलोकेशन का फायदा क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं वो पैसा आपका इक्विटी में है, और जो शॉर्ट टर्म के गोल्स हैं, मुझे लगता है ज्यादातर शॉर्ट टर्म के गोल्स हैं वहां पे थोड़ा कंप्रोमाइज कर पाते हैं। शॉर्ट टर्म के गोल्स क्या हो सकते हैं आपके? मान लीजिए शायद आपने कुछ पैसा जमा कर रहे हैं आप फॉरेन ट्रिप के लिए, डेफिनेटली आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। ये अगर पैसा आपने किसी डेट या डेट ओरिएंटेड ऑप्शन में डाला है तो उसको निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो उस तरह से अपने पोर्टफोलियो को जाके देखिए, कोशिश कीजिए कि लॉन्ग टर्म के जो गोल्स हैं उनको आप टच ना करें। शॉर्ट टर्म के गोल जिनको आप पोस्टपोन कर सकते हैं, अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए कॉर्पस बना रहे हैं, हम श्योर उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं। फॉरेन ट्रिप का घूमने के लिए जाना तो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। उन इन्वेस्टमेंट को आप देखिए और कोशिश कीजिए कि किस तरह से आप अपनी जो एडिशनल जो बोझा आपके ऊपर पड़ा है ईएमआई का, उसको आप टैकल कर सकें। आखिरी सवाल, एसेट एलोकेशन में किस तरह का बदलाव होना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने कहा, डिपेंड करता है कि आपके पास कितने मार्जिन हैं। अगर आपके पास कुछ पैसा है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। अगर आपने एसेट एलोकेशन ठीक से नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं उसको दोबारा से देखना पड़ेगा कि कहां से आप पैसे निकालें। अगर आपने पहले एसेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो अभी दीजिए, कुछ पैसा निकाल लीजिए ताकि आप ईएमआई का जो एडिशनल पैसा आपको देना है, और बाकी के लिए डेफिनेटली कोशिश कीजिए कि आप सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो का कंपोजिशन बना सकें। बिल्कुल, तो यानी सीधे अगर ईएमआई का बोझ आपकी जेब पर भी भारी पड़ रहा है तो सबसे पहले तो आपको प्री पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए, जिसके लिए अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फंड है तो तुरंत उसका इस्तेमाल करें।
नहीं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अभी जारी है उसी को रीअलाइन करके उसी में से आप कुछ पैसे निकाल के अपने लोन को जो है पूरा कर सकते हैं, उसे चुका सकते हैं। चलिए फिलहाल योर मनी में अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mfmoneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज योर मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं और साथ ही सवाल पोस्ट करने के साथ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालें। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है और अब हम शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और हमारे साथ बने हुए हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत सुस्तेगी। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। रांची से हमारे साथ उमेश कुमार गुप्ता हैं फोन लाइन पर। नमस्कार उमेश जी, सवाल पूछिए। जी, ये मैंने जो भेजा है कि SI में इन्वेस्ट किया जिस फंड में जी, वो फंड अभी कैसा है, उसमें वो मैं कंटिन्यू करूं या उसमें से कुछ स्विच करने की आवश्यकता है? ठीक है उमेश जी, आपने कुछ 10 फंड्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। SIP के जरिए आप पिछले 2 साल से शायद निवेश कर रहे हैं। कोई खास गोल है आपका? गोल वही 1 करोड़। बस एक ही गोल है जो आपको 10 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए? हाँ मैम। ठीक है, और इसके अलावा क्या आप और भी कुछ निवेश करना चाहते हैं? अभी फिलहाल मैं 3000 का एक SIP और करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो की एनालिसिस हम करते हैं। तो हेमंत, 10 फंड है इनके पोर्टफोलियो में और इनका एक ही गोल है, इनको चाहेंगे 10 साल में 1 करोड़ रुपए। गोल के मुताबिक आपको क्या इतना बड़ा पोर्टफोलियो सही लगता है? देखिए, अगर हम पहले इनका गोल देखें, इन्होंने कहा कि 10 साल में इनको 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। उसके लिए जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी फंड्स में और कुछ इन्वेस्टमेंट 3000 रुपए जो है गोल्ड फंड में है। अगर मैं पोर्टफोलियो जो एसेट एलोकेशन की अगर बात करूं तो वो उस हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जब एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हो तो आपको ऐसी एसेट क्लास देखनी है जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको, जो इक्विटी कर सकती है। समय भी उनका सही है 10 साल, और सबसे अच्छी बात यह है कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो उतार चढ़ाव है उसका फायदा भी इनको SIP के द्वारा हो सकता है। आई थिंक स्ट्रैटेजी सही है, कंपोजिशन भी सही है। पहले देखते हैं कि इनको अपना गोल अचीव करने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, 10 साल का अगर हम पीरियड देखें इनका, तो अगर हम करीब 12% का रिटर्न मान के चलें तो मेरे हिसाब से इनको करीब 33,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो करीब 22,000 है और उन्होंने कहा 3,000 रुपए और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 8,000 रुपए का यहाँ पे शॉर्टफॉल है। तो मुझे लगता है सबसे पहले इनको जो 8,000 रुपए जो इन्वेस्ट करने हैं वो देखना चाहिए किस तरह से करेंगे, क्योंकि जितना उसको डिले करेंगे उतना ही उनके लिए वो गोल अचीव करना मुश्किल होगा। तो इस तरह से अपना वो अचीव कर सकते हैं। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कविता के 22,000 के लिए 10 फंड है, बहुत ज्यादा फंड है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फंड को कम करने की जरूरत है। देखिए, जब आपका एक पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है तो उसमें क्या होता है, एक तो एक जैसे फंड हो जाते हैं, तो यानी उनका जो बिहेवियर है, उनका जो रिएक्शन है एक जैसा होता है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए सब एक जैसे बिहेव करते हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में कुछ एग्रेसिव फंड आ जाते हैं जो शायद आपके रिस्क प्रोफाइल को मैच ना करें। तीसरा, क्योंकि इतना बड़ा पोर्टफोलियो है उसको मॉनिटर करना मुश्किल है, तो ऐसे फंड भी आपके पोर्टफोलियो में जाते हैं जो नॉन परफॉर्मिंग फंड है, लेकिन उनके ऊपर आपका ध्यान जाता नहीं। नॉर्मली आप उन फंड को देखते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है, लेकिन जो नॉन परफॉर्मिंग है उसकी तरफ से ध्यान चला जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे उनको कुछ फंड्स को कम करने की जरूरत है। जो फंड आप कम कर सकते हैं उमेश जी, वो एक DSP टाइगर फंड है, उसको आप वहां से आप SIP बंद कर दीजिए। DSP टॉप 100 है, उसको भी कर दीजिए। आपके पास एक रिलायंस फार्मा फंड, एक सेक्टर फंड है। मुझे लगता है आप जैसे इन्वेस्टर के लिए जो आप कॉर्पस बनाना चाहते हो, सेक्टर फंड से अगर दूर है तो अच्छा है। और SBI मैग्ना इमर्जिंग बिजनेस जो है हाई क्वालिटी फंड है, अच्छा क्वालिटी फंड है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी दूसरे मिड कैप फंड है। तो इन 4 फंड्स में अगर आप अपनी SIP बंद करें और जो एग्जिस्टिंग फंड है कुछ उसमें ही अगर कविता ये इन्वेस्ट करें तो सही है। जैसे ICICI फोकस फंड है इनके पास, वहां पे देख सकते हैं। UTI अपॉर्चुनिटी फंड है, उसमें देख सकते हैं। और IDFC प्रीमियर इक्विटी जो है उनके अंदर ये एडिशनल पैसा इन्वेस्ट करें, जैसा तो बिल्कुल सही रहेगा। पोर्टफोलियो कंपोजिशन भी सही रहेगा, बैलेंस भी अच्छा रहेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले इनको कहा कि कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके वो 8,000 जो उनको एडिशनल इन्वेस्ट करने वो शुरुआत करें। तो मुझे लगता है इस तरीके से अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखें और ये कंटिन्यू करें प्रोसेस को इररिस्पेक्टिव मार्केट कंडीशन, तो मुझे नहीं लगता कोई कारण हो कि अपना ये कॉर्पस
ना अचीव कर पाए। बिल्कुल। तो उमेश जी, यहाँ पर आपको 4 फंड में अपनी एसआईपी रोकने की सलाह दी जा रही है। साथ ही जो एसआईपीज आप रोक रहे हैं, जो मौजूदा फंड्स हैं, उन्हीं में आप निवेश की राशि बढ़ा सकते हैं और जो अतिरिक्त 3,000 रुपए आपको लगाने हैं उसका भी निवेश आप इन फंड्स में कर सकते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में बाद में बचेंगे। लेकिन यहाँ पर हेमंत, एक बात, एसआईपी की, जैसे आपने कहा कि बाजार के उतार चढ़ाव से बचने के लिए एसआईपी का निवेश सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे सेफ माना जाता है। और खासतौर से अगर हम पिछले 3 साल में रिटर्न के मुताबिक रिटर्न की बात करें तो एसआईपी के जरिए अच्छा खासा रिटर्न, 10% से ज्यादा का रिटर्न कमाया हुआ है। तो एसआईपी के महत्व को यहाँ पे दर्शकों को समझाना चाहेंगे। देखिए कविता, सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है आपका एसआईपी का, ये एक आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एक तरह से डिसिप्लिन लाता है। देखिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे आती है पोर्टफोलियो में, कि आप एक कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। कभी आपको किसी ने कहा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपने पैसा डाल दिया, किसी ने कहा कहीं और डाल दिया, कोई डिसिप्लिन नहीं है। जब आप एसआईपी के लिए एनरोल करते हो तो एक कमिट करते हो कि आप एक प्री डिसाइडेड इंटरवल पे, यानी हर महीने एक पैसा, फिक्स पैसा, एक फिक्स डेट को आप लगाएंगे। तो आप उसमें जो कुछ टेम्पटेशन जो आपके पास होती है एज एन इन्वेस्टर, उसको आप अवॉइड कर रहे हैं। टेम्पटेशन क्या है आपके पास, कि मार्केट गिरने दीजिए फिर डालेंगे, अरे मार्केट ऊपर चला गया अभी हम नहीं डालेंगे। आप वो सब नहीं देख रहे हो, आपने एक फिक्स डेट किया हुआ है, आपने एक फिक्स अमाउंट डाला हुआ है। आपका जो बजटिंग है वो देखने के बाद अगर हम अमाउंट डिसाइड करें तो कोई कारण नहीं है कि आप इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू ना कर सकें। तो सबसे बड़ा फायदा मुझे लगता है एसआईपी का ये है कि आप एक डिसिप्लिन अप्रोच को फॉलो करते हैं। दूसरा, अगर आप इक्विटी ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं जो इनहेरेंटली वॉलेटाइल है, बिल्कुल समय समय पर हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी रहती है, तो अब उससे आप डरते हैं, उससे डर के आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो इनफैक्ट वो आपके एडवांटेज के लिए काम करती है, वो आपके फेवर में काम करती है, क्योंकि आप डिफरेंट लेवल्स पे पैसा लगा रहे हो, आप ऊपर भी लगा रहे हो, आप नीचे भी लगा रहे हो। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी एवरेज कॉस्ट है वो नीचे आ जाती है। दूसरा, अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करें तो आप जनरली कोई गोल लेके चलिए, तो उससे फायदा क्या है कि वो इंश्योर करेगा कि आप बार बार आपको जो टेम्पटेशन होती है मार्केट से निकलने की, या मैं रुकूं या क्या करूं, वो निकल जाएगी। मान लीजिए आप रिटायरमेंट के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 25 साल के लिए, आपको मालूम है मुझे 25 साल का समय है और अभी मेरी एसआईपी को सिर्फ 3 साल हुए हैं। 22 साल का अगर मेरे पास समय और है तो मैं आज की जो मार्केट में उतार चढ़ाव है उससे क्यों डरूं। तो एसआईपी अगर आप गोल से एसोसिएट करेंगे तो मुझे लगता है बिल्कुल सही है। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो अगर मैं बंद करूंगा तो पहले मुझे सोचना है कि मैं अपने बच्चों के फ्यूचर से शायद खेल रहा हूं। गोल को लगाने से फायदा यह है कि कमिटमेंट रहती है, डिसिप्लिन रहता है, जो एसेट क्लास में जो वॉलेटिलिटी है उसका आपको फायदा होता है, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत सारे फायदे हैं और ये देखा गया है कि एसआईपी में जितना लंबा समय आप देंगे, स्पेशली अगर आप इक्विटी में डालें, तो उतना ही आपको फायदा होगा। क्योंकि एक तो आपको उतना लंबा समय मिलेगा आपके पोर्टफोलियो को ग्रो करने में, दूसरा जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जो एक बहुत ही पावरफुल टूल है आपका पैसा बढ़ाने के लिए, उसका भी आपको बहुत ज्यादा। तो यानी सीधे सीधे लंबी अवधि के गोल के लिए आपको एसआईपी के जरिए निवेश करने में ही ये फायदेमंद होगा। लेकिन किस तरह के फंड्स का चुनाव किया जाए अगर आपको कोई एसआईपी करनी हो, और ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद, और साथ ही देंगे आपके कुछ और सवालों के जवाब। आप बने रहिए हमारे साथ। मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं वाइस इन्वेस्टर एडवाइजर्स के हेमंत सिस्टगी। लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। यहाँ पे जमशेदपुर से प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार प्रदीप, सवाल पूछिए। नमस्कार जी, गुड इवनिंग एंड हैप्पी दिवाली। आपको भी। मैंने एसआईपी के जरिए HDFC टॉप 200 में 5,000 रुपीज, IDFC प्रीमियर इक्विटी में 5,000 रुपीज जी, और कोटक गोल्ड में 3,000 रुपीज एंड कोटक 50 में 2,000 रुपीज, सुंदरम मिड कैप में 1,500 रुपया का एसआईपी किए हुए हैं। ठीक है। मेरा उम्र 55 ईयर्स है। ठीक है। और मैंने एक बच्चे को गोद में लिए हैं, तो उनके लिए मैं एजुकेशन के कॉर्पस कुछ जुटाने चाह रहे हैं। तो 10 साल में कितना कॉर्पस हो सकता है, इसका जानकारी मुझे चाहिए। जरूर। तो हेमंत जी, लॉन्ग गोल है इनका, टाइम होराइजन काफी ज्यादा है, 15 साल तक का। उसके हिसाब से आपको लगता है कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपना बनाया है वो ठीक है?
देखिए, इनकी जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 16,500 कुछ कर रहे हैं। 15 साल का टाइम होराइजन है। यहाँ पे भी अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चले तो करीब 78 लाख का कॉर्पस ये बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा कॉर्पस जो बन जाएगा। ऑफकोर्स जरूरत इसकी है कि प्रदीप आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए, जैसा हमेशा कहते हैं, स्पेशली जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर मैं आपके पोर्टफोलियो को देखूं तो मुझे लगता है एचडीएफसी टॉप 200 और जो आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी, वो दोनों में आप बने रहिए। आपके पोर्टफोलियो को सही तरीके से बैलेंस करने के लिए एक थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। सुंदरम मिड कैप जो फंड है कोटक 50 में है, जो एसआईपी आप उसको अगर कंटिन्यू ना करें और उसकी जगह में अगर आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप जो फंड है, एक लार्ज कैप फंड जो है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है कि आपका जो रुझान जो है पोर्टफोलियो का वो लार्ज कैप स्टॉक की तरफ ज्यादा होगा और मिड कैप की तरफ कम होगा। तो एक ही ये 2 चेंजेस कर लीजिए, मुझे लगता है पोर्टफोलियो काफी अच्छा आपका बन जाएगा। और बस डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और अपना निवेश जो है वो जारी रखिए। हेमंत, हम ब्रेक पर जाने से पहले एसआईपी के महत्व की बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि लॉन्ग टर्म होराइजन हो, अगर आपका कोई लंबी अवधि का गोल हो तो एसआईपी करने में समझदारी है। लेकिन अक्सर हम एसआईपी को इक्विटी से रिलेटेड ही समझते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ही समझते हैं। अगर एसआईपी के जरिए आपको निवेश करना, इक्विटी का महत्व बहुत होता है बेसिकली। तो क्या हम डेट में भी एसआईपी कर सकते हैं, जिसका चलन शायद थोड़ा सा कम है और लोगों को पता भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है इसकी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कविता। जैसे मैंने पहले कहा, एसआईपी का एक मेजर फायदा यह है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एक डिसिप्लिन आता है। एसआईपी को हम इक्विटी से इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो हमको लगता है वॉलेटिलिटी कम करने के लिए उसका एक ही तरीका है कि आप एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करें। लेकिन जैसा आपने कहा, म्यूचुअल फंड खाली इक्विटी फंड ही नहीं ऑफर करते, बहुत सारे डेट ऑप्शंस हैं वहां पे। इनफैक्ट काफी जो इन्वेस्टर है, मुझे लगता है जो रेकरिंग डिपॉजिट या उन ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जो इन्वेस्ट करते हैं, वो भी एक तरह से एसआईपी है। वही प्रोसेस अगर आप म्यूचुअल फंड के शॉर्ट टर्म डेट फंड या लिक्विड फंड वगैरह में करें तो एक तो आपकी जो रिटर्न है वो अच्छी हो सकती है, पोस्ट टैक्स रिटर्न, क्योंकि टैक्स एफिशिएंसी ज्यादा है तो वो भी अच्छी होगी। तो मुझे लगता है समय आ गया है इक्विटी से हटकर भी इन्वेस्टर्स को डेट में एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना। तो बाकायदा अपना एक पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाना चाहिए जहां पे आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा एक्सपोजर हो और थोड़ा सा डेट म्यूचुअल फंड में हो, और सभी में आप जो है एसआईपी के जरिए ही निवेश करने की रणनीति जरूर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत, समय निकाल कर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। योर मनी में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए केंद्र की आवाज के साथ। नमस्कार।